हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हाल ही में हमने चैप्टर नंबर 10 ख़त्म किया है और व्रत वाला। अब जो है हमें पुरानी जो नई बुक दी हुई है उसमें तो चैप्टर नंबर 11 है, क्योंकि 10 आपका जो 11 पहले रचना वाला था वो कर चुका है। अब की बार वो हमें पढ़ना नहीं है, तो नई बुक में तो 11 है और पुरानी बुक में 12वां चैप्टर है, तो वो हमें करना है। उसकी ओर चलते हैं, बहुत प्यार से समझेंगे। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल या एरिया रिलेटेड टू सर्कल, या एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये हमें पढ़ना है। तो इसके लिए मैं चलता हूँ, तो इस पर थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को हम एक बार कर लेते हैं। सर्कल के बारे में समझ लेता हूँ। देखो, पहली जो एक्सरसाइज थी, पहली बार जो थी वो सीधी पहली व्रत पर आधारित दे रखी थी। जैसे कि आपको पता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सर्कल के बारे में दे रखी थी, तो सर्कल से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब की बार उन्होंने सर्कल ना देकर सर्कल के ऊपर आगे का पोर्शन दे दिया, यानी आपके एक्सरसाइज अब की बार जो 12.1 थी, वो जो पहले थी वो हटा दी गई है, 12.2 से स्टार्ट किया है। तो 12.2 के कॉन्सेप्ट तक समझेंगे आज हम, है ना। बेसिक से समझेंगे पहले तो आपको पता है, मैंने एक बार भी बताया था 10वें चैप्टर में कि आपको पता है ये सर्कल होता है। सर्कल क्या होता है वो आपको पता है कि एक खास बिंदु होता है, एक खास बिंदु से अनंत बिंदुओं को एक ही रेखा में मिलाया जाए तो उस खास बिंदु से सभी बिंदुओं की दूरी कैसी हो, समान हो, तो क्या प्राप्त होता है, हमें सर्कल होता है। यानी एक खास बिंदु क्या होता है, वो खास बिंदु होता है बेटा आपका केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, केंद्र होता है ना, जिसको इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, राइट। तो वो खास बिंदु होता है कि सेंटर से सभी बिंदुओं को, इन्फिनिट जो बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु जो होते हैं, जिनकी सबकी दूरी हर जगह कितनी होगी, समान हो। क्या होगी, समान होगी। और जो रेखा मिलाकर ये घुमाव जो बनता है उसको बोला जाता है, हमारे हिंदी में प्रति बोलते हैं, राइट, जिसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस इंग्लिश में बोला जाता है, इसको सेंटर बोला जाता है। और यहाँ से आपके पता है कि सेंटर ओ है और प्रति तक की दूरी ए है, तो इसको बोला जाता है त्रिज्या। अब ये खास बिंदु से हर एक बिंदु की दूरी कैसे होगी, क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और त्रिज्या हमेशा हर एक पॉइंट पर क्या होगी, समान होगी हमेशा। समझ, त्रिज्या इंग्लिश में बोले तो रेडियस बोलते हैं इसको। और त्रिज्याओं को मान लो कि त्रिज्या सेंटर से होती हुई अगर कोई मान लो कि समझते हैं, उससे पहले समझते हैं व्यास। कि नहीं, व्रत को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा हमेशा क्या कहलाती है, उस व्रत को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा उस व्रत की क्या कहलाती है, उस व्रत की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, जीवा कहलाती है। समझ लो। तो जो आपका मान लो सी और डी, तो सी और डी क्या कहलाएगी, सी और डी इसकी क्या है, जीवा है। तो क्या है बेटा, आपकी जीवा है, राइट। मेरी बात समझना, अगर भाई कोई भी जीवा, यदि कोई जीवा केंद्र से होकर जाती है तो वह क्या कहलाती है, व्यास। उस व्रत का क्या व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास। तो आपको पता है यहाँ पे मान लो ए और बी है, तो अगर ए बी से होकर जा रही है, केंद्र से होकर जा रही है, तो ओ ए बी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या कहलाएगी, व्रत का व्यास कहलाएगी। तो व्यास जो होता है आपको पता है, व्यास यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायमीटर। इंग्लिश में जीवा को शायद कोड बोला जाता है, GCORD शायद, आई थिंक। मीनिंग एक बार चेक कर लेना, है ना। डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, व्यास। जब भी कोई भी जीवा केंद्र से होकर जाती है तो वो क्या कहलाती है, इसके व्यास कहलाती है, राइट। और हमेशा जो व्यास होता है वो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, जो डायमीटर होता है, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे क्या होगी, त्रिज्या होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे कितनी होगी, त्रिज्या होगी। तो व्यास जो ए बी जो है वो किस किस से मिलकर बनेगा, ओ बी और
और ओ ए से मिलेगा। और आपको पता है ये भी आर है तो ये भी आर होगी, क्योंकि जहाँ केंद्र से प्रतीक तक की दूरी समान है। तो ये होगी आर और आर कितने, आर प्लस के आर, तो कितने हो जाएंगे बेटा 2r हो जाएंगे। तो आपको पता है ए बी जो है, यानी जो व्यास है ए बी क्या है, व्यास। व्यास हमेशा दुगना, त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, राइट। आपको समझ में भी आ रहा होगा क्यों होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। क्वेश्चन बताना है आपको कि बताइए कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, बताइए जल्दी बताइए सोचकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वृत्त का व्यास। क्या, कौन सा, वृत्त का व्यास। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, वृत्त का व्यास होगा। केंद्र से होकर जा रही सबसे लंबी जीवा यही होती है और सबसे बड़ी जीवा भी यही होती है, और यही क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा व्यास, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो परिधि पता चल गई, तो परिधि और व्यास इसमें एक रिलेशन होता है। तो आपको पता है पाई, देखो कैसे क्या हुआ था कि पहले समय चल रहा था। पहले समय क्या था कि जैसे कि हम कोई वाहन बना रहे हैं, जैसे किसी ने रथ बनाया फॉर एग्जांपल, है ना, और रथ बना रहे हैं तो मान लो रथ टाइप में बुग्गी बनाई, तो कुछ भी बनाया जो आप गाँव वगैरह में देखते हो, तो उसमें देखोगे तो एक जो हम एक सर्कल बनाना चाह रहे थे उसमें टायर लगाए गए। तो आपको पता है टायर में कभी कैसा हो रहा था, कभी ऐसे कभी ऐसे, क्योंकि शेप क्या थी, शेप कभी ऊबड़ खाबड़ तरीके से ऐसे टायर बन रहा था। तो ऊबड़ खाबड़ तरीके से बनने का, क्योंकि सबकी गोलाई तो एक नहीं आ रही थी। तो मैं मतलब टायर जो होता है वो एक सर्कल शेप में होता है, तो वो सर्कल तो बन नहीं रहा था, क्योंकि एक पैमाने पे तो हम ले ही नहीं रहे थे, ऐसे ही बना रहे थे। तो कभी कहीं कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा। तो जब हम उन रथ या किसी बग्गी वगैरह में चलते थे तो वो ऐसे होते थे, क्योंकि बैलेंस तो बनेगा नहीं, क्योंकि कहीं टायर ऊंचा है कहीं नीचा है, तो ऐसे सामान गिरते हुए आते थे। तो लोग बड़े परेशान हुए। तो एक कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट कोई आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ऐसे सर्कल नहीं बनाएंगे, सर्कल हम कैसे बनाएंगे। तो आपने देखा टायर बिल्कुल एकदम गोल होता है, क्यों, बिकॉज उसकी परिधि और व्यास दोनों ही हिसाब से लिए जाते हैं, उसकी परिधि और व्यास। तो एक चीज का निर्माण हुआ वहां पे, हुआ पाई का। क्या है, पाई। पाई बराबर क्या होता है बेटा, परिधि बटे दूरी, परिधि बटे व्यास। यानी आप परिधि में जो अभी आप सर्कल बनाना चाहते हो, परिधि निकालना है आपको, परिधि निकालना है, तो आपको परिधि में उसके व्यास का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पाई निकल के आ जाती है, राइट। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर भाई साहब मुझे व्यास निकालना है या मुझे परिधि निकालनी है, तो परिधि कितनी बनानी पड़ेगी आपको, अगर सर्कल ले रहे हो, गोल बनाना है, बिल्कुल गोल बनाना है, तो यहाँ आंसर होगा कि पाई इंटू व्यास का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई में व्यास का मल्टीप्लाई कर दो, जितने भाई आंसर आएगा उतनी आकार की आपको परिधि लेनी पड़ेगी। अब बात ये उठती है कि परिधि क्या होती है। परिधि मतलब देखो, जैसे आपको पता है ये मेरा ये कड़ा है ना, इस कड़े को देखो ध्यान से, तो इस कड़े में देखो, इसको देखोगे ध्यान से, तो ये भाई देख रहे हो आप, तो ये जो बना हुआ है ये मेटल का, जिस मेटल का बना हुआ ये घुमाव है, ये घुमाव है, ये क्या कहलाएगी, इसकी परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिधि। और यहाँ सेंटर को, सेंटर से इसकी इस तक की दूरी क्या कहलाएगी, यहाँ पे व्यास कहलाती है, सॉरी पूरी जो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, राइट। तो आपको समझ में आया परिधि क्या होती है। या मैं दूसरा एग्जाम्पल कोई लूँ, कोई धागा लो, धागे की लंबाई इतनी है, तो मैं अगर ये कहता हूँ कि धागा ना मेरे पास 2 मीटर का है, कितने मीटर का, 2 मीटर का, तो बताओ इस धागे से मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बना दिया, सर्कल बनाया इस टाइप का, तो बताओ इसकी परिधि की लंबाई कितनी होगी। अगर धागे की लंबाई 2 मीटर है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, धागे की लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए इस परिधि की लंबाई कितनी होगी। तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है, ये 2 मीटर है तो ये भी तो 2 मीटर का ही बनेगा ना, क्योंकि धागा जितना लंबा होगा उतने ही गोलाकार आकार में वो बनेगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो ये परिधि होती है हमारी। क्लियर हुआ। तो एक रिलेशन पता चला इतना। और पाई का मान एक अप्रोक्सीमेट अगर लिया गया, वैसे लिया गया 22/7, कितना लिया गया 22/7, लेकिन लगभग कितने के बराबर होता है ये 3.14 को। और इसको आज तक सुपर कंप्यूटर भी फेल हो गया ना, यानी कितने अपने इस खोज में खो गए कि पाई का मान निकाल पाए, लेकिन पाई का मान कभी निकला नहीं। और अप्रोक्सीमेट सुपर कंप्यूटर भी अपना क्या दे गया, एक जवाब दे गया, भाई मेरे से ना हो पाएगा, बहुत कठिन है, बहुत टफ है, समझो। तो पाई का मान लॉजिकली किसी को अभी तक कंप्लीटली नहीं पता चला, एक 3.14 मान के हम चलते हैं, और बार बार क्योंकि एक आसान दशमलव प्रसार है जो कभी ना खत्म होने वाला, समझ रहे हो। तो वैसे अगर फ्रैक्शन रूप में रखेंगे तो 22/7, और वैसे रखेंगे 3.1। एक्चुअली वैल्यू कितनी होती है इसकी, वैसे एक्चुअली वैल्यू 22/7 नहीं होती है, एक्चुअली वैल्यू कितनी होती है 3.142 कुछ करके होती है। बात समझ में आ रही है। तो ये मेरे पास रिलेशन मेरे पास पता चल गए, ये बेसिकली मुझे नॉलेज आई।
तो परिधि बराबर मैं यहाँ पे आपको पता है कि मैंने यहाँ क्या किया था, शुरुआत कर रहा था मैं, परिधि बराबर कितना होता है बेटा, परिधि बराबर हो जाएगा पाई इंटू व्यास। आप कहोगे सर ये ठीक है, तो पाई और व्यास कितना होता है 2r होता है, व्यास त्रिज्या का दूना होता है तो 2 पाई r। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सर, परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2 पाई r होता है। कितना होता है 2 पाई r होता है। परिधि जो होती है वो कितनी होती है 2 पाई r होता है। सही है, कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल है, अगर वृत्त का ये परिधि हो गई, और अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल की बात करूं मेरे प्यारे बहन भाइयों, वृत्त का क्षेत्रफल है एरिया ऑफ द सर्कल कितना होगा पाई में, और त्रिज्या के स्क्वायर का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, त्रिज्या के स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो बेसिकली अभी तक हमने बात क्या की, हमने जाना केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होती है, वृत्त जीवा क्या होती है ना, वृत्त की जीवा क्या होती है, परिधि और व्यास में क्या रिलेशन होता है, पाई क्या होता है ना। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर हमने जाने। परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर होता है, क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ये सारी चीज़ें। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। इन सारे चीज़ों पर हमने डिस्कशन अभी तक किया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, तंगड़े आदमी हो आप, हो भी नहीं सकते, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरा काम यहाँ तक खत्म नहीं होगा, अब काम मेरा शुरू होगा जो मुझे एक्सरसाइज निपटानी है। जिस तरीके से समझ रहे हो, जो एक्सरसाइज मुझे निपटानी है, ख़त्म करनी है, उसको उसी के तरीके से मारेंगे ना, उसको उसके तरीके से ही ख़त्म करेंगे। देखो क्या करना है हमें भाई, देखिए तो मैं अगर बात करने वाला हूँ यहाँ पे, हमें पहली बार में जहाँ से पूछा नहीं गया है 12.1 हटा दी गई है, तो हम करेंगे भाई यहाँ पे कितना आपका 12.2 को करेंगे, त्रिज्याखंड और वृत्ताखंड के क्षेत्रफल। खंड और वृत्ताखंड अगर चाहो तो मैं इसको पहली एक्सरसाइज को भी करा सकता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है वो, कोई ज़्यादा टफ बड़ी वाली बात है नहीं है, समझ लो, बड़ी टफ वाली बात है नहीं है। एक मिनट में एक बार और कंफर्मेशन करता हूँ इस चीज़ को। देखिए मैं आपके सामने जो मेरी बुक जो दी हुई है, इसमें एक बार देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें जो दिया हुआ है आपका त्रिज्याखंड से ही प्रोवाइड दे रखा है। वैसे तो 11.1 में त्रिज्याखंड दे रखा है, दूसरा वृत्ताखंड, वृत्त तथा वृत्त का क्षेत्र क्या दिया हुआ है इसमें, वृत्ताखंड दिया हुआ है और त्रिज्याखंड दिया हुआ है, ये दोनों दिए हुए हैं, राइट। तो दिया नहीं है इसमें, दोनों यही पढ़ रहे हैं अब की बार आपको। तो चलते हैं, चलो। तो त्रिज्याखंड और वृत्ताखंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया, यानी त्रिज्याखंड को बोला जाता है आपका सेक्टर, और इसको बोला जाता है सेगमेंट, यानी सेक्टर और सेगमेंट बोला जाता है, सेक्टर एंड सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है इस बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये दोनों इंग्लिश नेम है, राइट। अब मेरी बात समझो यहाँ पे कि आपने यहाँ वृत्त बनाया, वही सेंटर है, और यहाँ पे आपने एक चाप खींची। चाप मतलब समझते हो ना, कि यहाँ से कोई भी आपने रेखा लिया, उसको इस तरीके से चापा, ये चाप काटी यानी काट दी इसको बोलते हैं चाप। चाप मतलब बोलते हैं इसको आर्क, क्या बोलते हैं इसको, आर्क।
चाप जानते हो ना, जैसे कि आप एक सर्कल वो आप बोलो क्या बोलते हैं, प्रकाल से यहाँ पर ये रखो और यहाँ से आपने इसको लेकर क्या कर दिया, गहरा कर दिया, तो इतने मीटर की आपने मान लो कोई x मीटर की या थीटा मीटर की यहाँ पे आप चाप काटी। हमेशा रखना जितनी ही लंबाई किसकी होगी, थीटा की होगी, या जितनी लंबाई जिसकी होगी चाप की, जितनी मीटर की आप चाप काटोगे उतने ही मीटर का आपका केंद्र पर क्या बनता है, एंगल बनता है। तो मैं एंगल मान लेता हूँ, कितना बना, कौन बना आपका थीटा, क्या बन रहा है आपका, थीटा बन रहा है, राइट। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी आपकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, राइट, त्रिज्या कहलाएगी, है ना, जिसको हम नाम दे देते हैं आर, क्या देते हैं, आर दे देते हैं, राइट। और मुझे नहीं पता, ये पता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने मीटर की चाप होगी, जितने मीटर की मेरे प्यारे विद्यार्थियों चाप होगी, उतने मीटर का आपका केंद्र पर आंतरिक कोण बनता है। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये त्रिज्या, दो त्रिज्याएं, दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को क्या बोला था, दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को, दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को, या ऐसे कह सकते हैं दो त्रिज्याओं और एक चाप, दो त्रिज्याओं और एक चाप, ये चाप खाने वाली नहीं है, दो चाप, समझ रहे हो, यहाँ देख रहे हो आप, चाप और दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को, घिरे हुए क्षेत्रफल को त्रिज्याखंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, त्रिज्याखंड कहते हैं। यानी दो रेडियस और वन आर्क के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है, इस वाले क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, आपका त्रिज्याखंड बोलेंगे, इसको नाम दे रहे हैं हम त्रिज्या। त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड कहलाता है। अब देखो ये कैसा होगा, आपको पता है, ये छोटा वाला भाग है तो छोटा वाला ये हो जाएगा लघु त्रिज्याखंड, यानी माइनर, इसको बोल देते हैं, लघु को बोलते हैं माइनर, है ना, माइनर सेक्टर, है ना, क्या बोलेंगे इसको, माइनर सेक्टर। और आपको तो इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी इसको बोलते हैं हम मेजर MEOR, मेजर सेक्टर, राइट। आपको को सर ठीक है। अब मेरी बात समझना कि अगर आपको ये वाला निकालना है तो अब होता है पूरा एंगल कितने का होता है, पूरा एंगल होता है भैया, पूरा एंगल होता है 360 का। अब मेरे को बात बताना, अगर मुझे सिर्फ इतना एंगल निकालना है, ये एंगल कितना होगा, तो आपको पता है अगर मैं 100 रुपये हैं, मैं कोई किसी से 100 रुपये ले लेता है और उस पर टोटल रुपये कितने, 1000 हैं, तो मैं पूछूँ कि 100 कितना भाग होगा किसका, 1000 का। अगर मैं आपसे पूछूँ 100 का भाग कितना है, कौन से भाग को छिल रहा होगा, कौन सा हिस्सा ये होगा इस पूरे 1000 का, तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है, 100 बटे कितना हो जाएगा, 1000। तो सर कितना होगा, यहाँ पर 2 0 जोड़े तो 2 0 2 0 तो यानी 1/10 होगा। यानी अगर मैं 1000 को 10 भागों में बांट दूंगा, 1000 को मैं 10 भागों में जब बांट दूंगा तो एक हिस्सा कौन सा हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा। 1000 को जब मैं 10 भागों में बांट दूंगा तो हिस्सा मेरा 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं बड़े आसानी से निकाल देता हूँ। और मुझे ये निकालना कि एंगल कितना होगा, और मुझे निकालना है चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई एल की लंबाई यानी कितनी होगी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ चाप की लंबाई, मेरी बात समझना, चाप की जो लंबाई है वो कितनी होगी ये समझना है। तो मुझे पता है भाई, पहली बात तो मैं थीटा की बात करूँ तो थीटा कितना होगा भाई, मैं 360 होता है पूरा एंगल, तो मुझे निकालना थीटा कौन सा भाग हो, तो थीटा बटे 360 हो जाएगा, राइट। आप कहोगे सर बड़ा प्यारा सा आंसर दे दिया आपने। मैंने कहा ये पूरी परिधि कितनी होती है, पूरी परिधि होती है सर 2πr, कितनी होती है 2πr, ये 2πr का थीटा बटे 360। मान लो फॉर एग्जाम्पल इस पूरी इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 500 है, कितनी है 500। और मान लो थोड़ी देर के लिए ये जो एंगल है मुझे पता लगाना क्या है, ये एंगल मान लो मेरा है 50, या मैं मान लो जो 60 है, ये कितना है बेटा 60 है, आप कहोगे 60 है सर, तो मुझे इसकी चाप की लंबाई निकालनी तो कौन सा होगा, मुझे ये घेरा हुआ क्षेत्रफल, अब जितनी इसकी लंबाई होगी उतना ये कौन बनेगा, तो थीटा बटे 360 मुझे देखना पड़ेगा, मतलब 360 का कौन सा भाग है, तो कितना है
1/6 भाग है। कितना है? अगर मैं 360 को 60 के 6 भागों में बांट सकता हूँ। ये कितने भाग है? 6, 60 भाग। अब पूरी इसकी लंबाई कितनी है भाई? इसकी पूरी लंबाई मान लो, मैं मान लेता हूँ 6 या मैं मान लेता हूँ 1200 है। कितनी है? 1200। तो 1200 है, तो मुझे पता लगाना है कि ये कितने भागों में बटा हुआ है? 1/6 भागों में बटा हुआ है। यानी मुझे 1200 को कितने भागों में बांटना पड़ेगा? 1/6 भागों में बांटना पड़ेगा। यानी एक का हिस्सा कितना होगा? 200 होगा। यानी इसकी लंबाई कितनी होगी? प्यार से 200 मीटर हो गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मुझे पता है कि इसकी परिधि का क्या कर देंगे? 2πr कर देंगे। 2πr परिधि का, यानी अगर मैं इसको या तो ये लिख सकता हूँ, ये भी मेरा आंसर होगा। चाप की लंबाई कितनी होगी? θ/360 इंटू 2πr। बात समझ में आया? कैसे निकालें? लॉजिक समझ लो आप। 2 से काटेंगे, एक तरीके से इसको लिख सकते हैं θ/2 से काटोगे तो 180 हो गया। θ/180 और गुणा πr भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? दोनों में से कोई भी तरीका अपना लो, बात ठीक है। यानी आपके चाप की लंबाई को अंडरलाइन कर दो। चाप की लंबाई आपसे पूछी जाएगी तो θ/360 इंटू 2πr या θ/180 πr। क्लियर है? आप इस बात से सैटिस्फाई होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम गलत तो कह ही नहीं रहे, तो आपको होना तो पड़ेगा सेटिस्फाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, ये क्या हो गया हमारा? त्रिज्याखंड आ गया। वो भी कैसा आ गया आपका? लघु त्रिज्याखंड आया। क्या आया? लघु त्रिज्याखंड की, सॉरी, चाप की लंबाई आई है। अब मुझे क्षेत्रफल की बात करनी है। चाप की लंबाई हो गई, मेरी बात समझना। अब देखो, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ये कौन सा आपको पता है? ये लघु वाला होगा, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूंगा तो मुझे पता है वही है मेरा भाई। अब मेरे को देखो एंगल निकाले, कौन सा भाग है? ये θ/360। आप होगा सर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो, तो मुझे पता पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr² होता है। तो θ/360 कौन सा भाग है? जो भी भाग होगा। और मान लो इसका क्षेत्रफल, मान लो मेरा कितना आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल 2400 आ रहा है इसका क्षेत्रफल। यानी 1/6, तो 1/6 का कितना निकालना? 2400 को भाग निकालना है। तो 2400 को काटोगे तो एक का भाग कितना आएगा? 400 आएगा। यानी आपको पता है ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? 400 होगा, है ना? तो मुझे क्षेत्रफल की बात करनी, तो मैं चाप की लंबाई ना गुणा करके किसका करूंगा? इसका गुणा करूंगा। तो मेरे पास लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया θ/360 πr² θ/360। राइट, क्लियर है आपका? हुए अगर ये लघु का क्षेत्रफल है, तो अगर मुझे दीर्घ का निकालना है तो दीर्घ का कितना होगा बेटा? दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालना है, तो मुझे पता है 2 तरीके से निकाल सकता हूँ। एक तो भाई साहब ये हो गया, एक तो मेरे पास क्या हो गया भाई? ये पता है मुझे, लघु मैंने निकाल दिया, कैंची लो इसको काट दो, तो ये वाला भाग बचेगा, ये वाला भाग बचेगा, नहीं बचेगा? आप कहोगे बिल्कुल। तो एक तो हो सकता है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से πr², यानी मैं कह सकता हूँ वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दो कितना? लघु त्रिज्याखंड का, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। राइट, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? πr² माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है? θ/360 और यहाँ हो जाएगा πr²। यानी ये भी कर सकते हो आप। अगर ये ना करना चाहते हो तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? तो मुझे पता है भाई, सीधी सी बात, अगर मैं ये ना करना चाहूँ तो मैं दूसरा क्या करूँगा? या तो आपको पता है, मेरी बात से सहमत होंगे, ये एंगल थीटा है तो इसका पूरा एंगल 360 होता है, तो 360 में से इसको माइनस कर दीजिए। 360 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि थीटा में ये कितना रखूँगा मैं? 360 माइनस के θ/360 इंटू πr²। यानी ये वाला भी फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे 360 में अगर 60 बन रहा है तो बाकी कितना बनेगा? 300 बनेगा। कितना बनेगा? 300। तो 300/360 इंटू πr² कर दूँगा तो भी मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, इस बात से तुम सहमत हो? क्लियर है ना? तो यानी मेरे पास दीर्घ त्रिज्याखंड का 2 तरीके से निकाल दो, पूरे वृत्त के में तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दो, या थीटा है माइनस के 360 माइनस के θ/360 इंटू πr², ऐसे भी निकाल सकता हूँ। क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल सेटिस्फाई है इस चीज़ से। अब मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे, क्योंकि लेक्चर फिर बहुत लंबा हो जाता है ना, और इस वजह से बच्चे थोड़ा सा, आप लोग मेरे छोटे बहन भाई थोड़ा ऑकवर्ड समझते, सर इतना लंबा लेक्चर कैसे बनाते हो आप? मैं कहता हूँ मैं नाचता हूँ, डांस करता हूँ, समझ रहे हो? क्या करता हूँ? नाचता हूँ, है ना? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आपको बेहतर समझाना चाहता हूँ, बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको अफसोस ना हो कि हम इस टीचर से पढ़े, है ना? मैं चाहता हूँ कि आप बेस्ट बनो, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे नंबर लाओ, मैं चाहता हूँ, समझ रहे हो ना? मेरी भावनाओं को समझो, मैं चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ हर चीज़ आपके लिए।
तो वृत्ताखंड की बात करूं मैं, वृत्ताखंड, वृत्ताखंड क्या होता है, यानी सेगमेंट की बात करूं, क्या है सेगमेंट की बात करूं, त्रिज्याखंड की बात हुई, वृत्ताखंड की हमें यहाँ बात करनी है। तो आपको पता है वृत्ताखंड, वृत्ताखंड क्या होता है, इस बारे में बात करनी है मुझे। अगर दो जीवाओं के द्वारा, जब मैं एक जीवा डालता हूँ, एक जीवा किसी वृत्त पर डालता हूँ, तो जीवा जानते हो दो बिंदुओं पर काटे गए वृत्त को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जब मैं जीवा डालता हूँ तो ये वृत्त दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। तो आपको पता है वृत्त की जीवा जो है, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है। आप कहोगे सर बिल्कुल। अब इनमें से प्रत्येक भाग को वृत्ताखंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वृत्ताखंड कहते हैं, यानी आपका सेगमेंट बोलते हैं। यानी ये प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, वृत्ताखंड कहलाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, क्या कहलाएगा बेटा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे बहन भाइयों, ये कहलाएगा वृत्ताखंड। अब ये क्या कहलाएगा, लघु वृत्ताखंड, लघु वृत्ताखंड। और ये क्या कहलाएगा आपका, दीर्घ वृत्ताखंड। बड़ा है ना, दीर्घ मतलब बड़ा वृत्ताखंड, यानी माइनर सेगमेंट और आपका मेजर सेगमेंट। राइट, यही होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, माइनर और मेजर में। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं कैसे लिखाऊंगा, लघु का और बाहर वाले का कैसे निकाल सकता हूँ, बताइए आप मुझे, कैसे निकाला जा सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसका क्षेत्रफल। लघु वृत्ताखंड का, दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल मुझे कैसे निकालना है, ये आप मुझे समझाइए, ये आप मुझे समझाइए कैसे निकाल सकता हूँ। तो भाई साहब देखते हैं कि भाई हम कैसे निकाल सकते हैं, चलो समझते हैं। देखो मेरी बात समझना है, यहाँ पे आपने दिमाग लगाया, बिल्कुल। मान लो ये केंद्र है इसका, तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी और केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, ये त्रिज्या कहलाएगी। ये मान लो आर है, क्या है बेटा, ये आर है, और कुछ ना कुछ एंगल बनेगा थीटा, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल सहमत। तो दो त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या है, आपको पता है, यहाँ तक का ये क्या कहलाएगा, पूरा त्रिज्याखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड कहलाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। इसको नाम दे देते हैं ओ पी और क्यू, और एक शीर्ष लंब डाल दो जो इनको पी क्यू को बराबर भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, जिसको एम बोला गया। क्या बोला गया, एम जो बोला गया। तो आपको पता है ओ एम जो है, मैं ये कह सकता हूँ त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ एम लंब में किस पे, लंब समद्विभाजक है, यह कह सकते हैं ओ एम लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब समझते ना है, लंब समद्विभाजक मतलब समझते ना, दोनों को बराबर भागों में बांटेगा, यानी पी एम और एम क्यू, ये दो पी एम जो है ये वाला, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आधे होंगे किसके, यानी बराबर आधे होंगे, यानी आपको पता है ये आधे होंगे किसके, पी क्यू के, आधे के बराबर। ये पूरी पी क्यू कितनी है, 10 है, तो ये 5 होंगे, नहीं होंगे। आप कहोगे हाँ बिल्कुल, यानी मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू बराबर जो हो सकता है 2 PM
और 2m³ हो सकता है, राइट। यानी मुझे पता है इसका दोनों, ये 5 5 है तो ये पूरी PQ कितनी होगी, 10 होगी, राइट। इस बात से आप सहमत हो, क्लियर है। यानी मुझे कैसे भी करके इसका क्षेत्रफल निकालना है, और ये पूरा अगर मैं इसको मान लो कितना है, L मान लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब मेरे को बताओ, तो मुझे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाना है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, राइट। तो आपको पता ही है क्या बन रहा है, यहाँ तक पोर्शन बन रहा है जो OPMQ, ये बन रहा है त्रिभुज, और ये बन रहा है OPLQ, ये त्रिज्याखंड बन रहा है। यानी त्रिज्याखंड कौन सा, OPLQ का क्षेत्रफल माइनस, अब पता है मुझे पूरे इस त्रिज्याखंड ये वाला क्षेत्रफल निकला यहाँ तक का, है ना। इसमें से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दूँ, OPMQ का माइनस कर दूँ। अगर मैं कैंची लूँ आप, अब मेरे को भाई एक बताओ, एक चीज़ बताओ मुझे, ये कि मैं ये है, तो इसमें से अगर मैं इसको, इस वाले पोर्शन को, त्रिभुज को काट दूंगा तो ये वाला पोर्शन बचेगा नहीं बचेगा, नीचे वाला, आप कहोगे बिल्कुल। यानी मैं OPLQ में से माइनस कर दूंगा किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा बेटा, त्रिभुज जो है आपका OPQ का क्षेत्रफल। आप इस बात से सहमत हो, आप कहोगे सर बिल्कुल सहमत है। यानी ये त्रिज्याखंड होगा, तो यानी मैं कह सकता हूँ इसको, ये त्रिभुज कैसा बनना है आपको पता है, हमेशा केंद्र से डाली गई जीवा प्रति पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने का बनाते हैं, 90 डिग्री का। और ये शीर्ष लंब डाला गया तो ये भी कितने का बनाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का ही बनाएगा। आप इस बात से बिल्कुल सहमत हो, आप कहोगे सर बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं। और ये पूरा एंगल अगर थीटा था तो इस दोनों का एंगल को यहाँ हो जाएगा थीटा था, तो आधा यानी 60 था, तो 60 का आधा कितना होगा, 30 होगा। यानी 60 बटे, यहाँ थीटा है तो थीटा का आधा कितना होगा, θ/2, और ये कितना होगा, θ/2। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, राइट। मेरी बात समझ में आ रही, आप कहोगे ठीक है सही। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई और हम इस बात से सहमत भी हैं। यानी हमें यहाँ तक की बात समझ में आ गई और हम इस बात से सहमत भी हैं। तो आपको पता है कि त्रिभुज जो है OPQ एक समकोण त्रिभुज बनेगा। यानी आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, θ/360 × πr²। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यही है, आप कहोगे सर ठीक है यही है ना। और माइनस करना पड़ेगा त्रिभुज ABC, ये कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है समकोण त्रिभुज जो होता है मेरे लाल मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पता है हमेशा अगर OMP है फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है इसकी जो होता है 1/2 आधार इंटू PM इंटू OM हो जाएगा लंब, यही तो होता है। आप कहोगे सर ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लगाऊंगा तो 1/2, और मैं त्रिभुज OPQ में लगाऊंगा तो इसका क्षेत्रफल मुझे किसका चाहिए भाई, इसका क्षेत्रफल मुझे चाहिए भाई आधार कितना PQ, तो मैं दिखाई दे रहा है आधार कितना PQ, और लंब कितना इसका ऊंचाई या कह सकते हैं या लंब कह सकते हैं वो कितना OM है। आप कहोगे OM है, यानी सर मुझे OM और PQ की वैल्यू चाहिए। तो OM PQ की तो नहीं पता, हम PQ को क्या लिख सकते हैं बेटा, PQ को लिख सकते हैं, आपको पता है अभी मैंने शुरुआत में समझा दिया आपको, 1/2 PQ को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, PM लिख सकते हैं, 2PM लिख सकते हैं, है ना, 2PM है 2MQ लिख सकते हैं, तो 2PM लिख सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आप मैं इस बात से सहमत हूँ, लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। चलो अब मेरी बात समझो, अब मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये त्रिभुज को मैं अलग से आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ। ये वाला है, ये कितना है OM और P, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा R, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर θ/2 हो जाएगी, राइट। एंगल θ/2 दिया है। तो आपको पता जब भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो एंगल कैसे लगना पड़ता है, ये तो आपको ये ऐसे ना बनाकर कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, राइट। θ/2 आपको कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा, और θ/2 का एंगल वो है, और ये अगर मैं खड़ा करूँगा तो M का चले जाएगा, M यहाँ होगा और ये P यहाँ पर होगा, राइट। दोनों केसों में यही होगा। आप इस बात से सहमत हो, आप कहोगे सर बिल्कुल सहमत हूँ, है ना। तो सहमत हो इस बात से, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बताइए मुझे, ये समझाइए मुझे यहाँ पे, है ना। ये तो आपको पता है ये PMO होगा, और इसकी जो आपको पता है यहाँ पे अगर बात करोगे PO कितना दे रखा बेटा, यहाँ पे R दे रहा होगा, R दे रखा है। आप कहोगे ठीक है सर, हम इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। तो मेरे को ये बताइए कि क्या आप PM, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे चाहिए PM की और OM की, क्या मैं PM और OM निकाल सकता हूँ। तो आप कहोगे सर मुस्कुराते हुए बिल्कुल कह सकते, क्यों, त्रिभुज जो है आपका त्रिभुज PMOB कैसा होगा, एक समकोण त्रिभुज है, कैसा है, समकोण है ना, कैसा है, समकोण है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताओ समकोण है, तो आप ये बताइए कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा और लंबटे कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है बेटा
आपका साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है सर लंब बटे थीटा कितना, थीटा बाई 2 है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे करंट। तो लंब कितना है PM और आपका करंट कितना है बेटा, लंब बटे करंट कितना है R, ये कितना है R है। तो आपको पता है PM बराबर आ गया आपका R साइन थीटा बाई 2, PM बराबर CM नहीं आएगा बेटा, समझ लो, ये आ गया प्यार। उसी प्रकार से मुझे चाहिए आधार, आधार और करंट किसके अनुपात में आते हैं, कॉस के अनुपात में आते हैं। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे करंट। तो आधार कितना है MO और करंट कितना है इतना, तो MO बराबर कितना आ जाएगा आपका R cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो बड़े प्यार से हमने इनकी वैल्यू निकाल ली, राइट, कोई दिक्कत, तो बड़े प्यार से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। तो अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ इन दोनों की वैल्यू को। तो पहली बात तो देखो 2 से 2 उड़ गया, कैंसिल हो गया, तो मेरे पास PM की वैल्यू कितनी है, PM की वैल्यू है बेटा, देख लो बेटा, हम PM की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इतनी ताकत है हमारे अंदर, ठीक है। PM की वैल्यू कितनी है, R बटे साइन थीटा बाई 2, तो R बटे थीटा साइन थीटा बाई 2 है, राइट, और यहाँ पे कितनी है, R बराबर कॉस थीटा बाई 2 है। इस बात से सहमत हो आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी सर R का R से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, थीटा बटे 360 है ना, थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर माइनस के R का गुणा करूँगा तो ना आएगा यहाँ पे R स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, राइट। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, आप थोड़ा सा मुस्कुराइए और समझिए, मुस्कुराना क्यों है, क्योंकि टेंशन से तो पढ़ा नहीं जाता ना। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ साइन थीटा बाई 2 है और यहाँ कॉस थीटा बाई 2 है। अगर मैं इसके साथ एक अपनी मर्जी से, अपने स्वभाव से इसको मैं एक चीज़ कर दूँ, इसमें 1/2 का गुणा कर दूँ और 1/2 का भाग दे दूँ, यहाँ पे वो 1/2 का गुणा कर दूँ और 1/2 का यहाँ पे भाग दे दूँ, राइट। तो देखिए यहाँ पे 1/2 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 को मैं 2 दे दिया, इसको दे दिया, मेरा मन था तो मैं 2 दे दिया था। 2 से 2 यहाँ तो आपको पता कट सकता है, वही हो जाएगा वापस, तो मैंने इसको 2 दिया अपनी मर्जी से। दिया क्यों सर, सर मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी। आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, यानी 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ मैं इसको। 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बताओ 1/2 साइन थीटा हो जाएगा, राइट, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपको कोई सर बिल्कुल, यानी मैं इसकी वैल्यू जो है कि साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू रख सकता हूँ, 1/2 साइन थीटा रख सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। मैंने कहा देखो भाई बिल्कुल रख सकते हैं, हम मैथमेटिक्स को धुआं धुआं कर देंगे, मैथमेटिक्स कहेगी कि हम किसके हाथ पड़ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जब इस समीकरण को सॉल्व किया जाएगा 1/2 इसको सॉल्व किया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बहन भाइयों, तो कितना आना चाहिए आपका हिसाब से, आपके हिसाब से सर मेरा आंसर आना चाहिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख के दिखाऊँ आपको, थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर बटे 2 और साइन थीटा, ये हो जाएगा। यानी लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मेरे पास निकल कर आ गया, थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर बटे 2 और साइन थीटा आ गया। उसी प्रकार से अगर मुझे धीरे त्रिज्याखंड निकालना है तो लघु त्रिज्याखंड में से धीरे त्रिज्याखंड को क्या कर दो, माइनस कर दो, धीरे त्रिज्याखंड का आ जाएगा। तो धीरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मुझे चाहिए तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिज्याखंड नहीं वृत्ताखंड, दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है तो क्या करूंगा मैं, दीर्घ वृत्ताखंड के लिए लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल माइनस के, सॉरी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करूंगा, वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर माइनस लघु क्या है, ये रहना लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, राइट, ये हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल एकदम मैं इस बात से सेटिस्फाई हूं, मैं संतुष्ट हूं। मैंने कहा यही तो चाहिए, और चाहिए क्या, अगर आप इस बात से संतुष्ट हो तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे बड़े प्यार से हमने समझा यहाँ पे कि लघु त्रिज्याखंड लिख देता हूँ यार, वृत्ताखंड होगा। आप ही बताओ, आप ऐसी गलतियां हो जाती है, तंगड़ी गलतियां। लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्याखंड माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज बनना है तो बड़े आसानी से हमने PM निकाला, समकोण त्रिभुज लगाकर यहाँ वैल्यू रख दी। तो आपको पता है यहाँ पे R और R स्क्वायर हो गए, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 1/2 साइन थीटा लिख सकते हैं, यहाँ वैल्यू रख दी और यही हमारा आंसर आ जाता है। ये कोई आपको प्रूफ करके नहीं बताएगा,
मैंने आपको प्रूफ करके बताया। देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, नहीं, मैं आपको बेस्ट नॉलेज देना चाहता हूँ और बेस्ट देकर भी छोड़ूंगा, समझ रहे हो ना, मैं कॉन्सेप्ट पे चलूंगा, समझ रहे हो, क्लियर है ना। तो लघु ये दोनों हो गए यहाँ पे, मेरी बात समझना। आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, चलो ये तो मेरा हो गया, आज मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। क्या समझाने चाहते हो आप, मैंने कि देखो क्या समझाना चाहता हूँ वो समझो। कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे अच्छे बहन भाइयों, मेरे अच्छे से बच्चे से बहन भाइयों, तो एक बात समझो यहाँ पे कि आप बताओगे मुझे, मैथ के धुरंधर बनने वाले हो आप, ठीक है। ये आप बताओगे कि एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। यानी अगर मेरे पास ये घड़ी है, घड़ी कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, नहीं होती है, आप कहोगे नहीं होती है। यहां से गई कि घड़ी टिक 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 चली और यहीं घूमकर आ गई। तो बताओ इस घड़ी की सुई 1 मिनट चली, पूरे 1 मिनट में एक सर्कल पूरा कंप्लीट किया मिनट वाली सुई ने। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कितना एंगल बनेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना एंगल बनेगा। मैंने अभी बताया कि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, 1 मिनट में ऐसे समझ सकते, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा घुमा गया कोण या बना कोण कितना होगा। सर कितना प्यारा सा आंसर दे दिया, पूरा सर्कल कितने का होता है सर, 360 डिग्री का होता है। और पूरे मिनट में इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में कितने मिनट की दूरी चलनी पड़ती है सर, 60 मिनट की। मिनट वाली सुई द्वारा कितना एंगल चला गया, मिनट वाली सुई द्वारा, ध्यान समझना, मिनट वाली सुई द्वारा कितना एंगल आपका चला, ये आपको समझना है, मेरी बात समझो। तो आपको पता है इसने कितनी चली होंगी, 60 चला होगा, कितना होगा, 60 मिनट अपनी कंप्लीट की होंगी पूरी इसको चलने में, और पूरी सुई में 60 मिनट चली, तो पूरा एंगल कितना होता है, 360। यानी आपको पता है कि अगर आपको पता है कि 60 मिनट को मैं बराबर रख सकता हूँ 360 के, आपको सर अगर मैं मिनट में चल रहा हूँ तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा हूँ तो 60 मिनट चलूंगा, है ना। और अगर डिग्री में चला तो 360 चलूंगा। यानी मैं सर 360 बटे कितना हो गया, 360 बटे हो गया इतना, यानी 1 मिनट बराबर, या मैं कह सकता हूँ 1 घंटे बराबर, सब समझ रहे हो ना। 1 मिनट पूरे 60 मिनट चली, पूरी सुई घंटे वाली 60 मिनट चलेगी, तो पूरी घंटी 60 वाली चली, तो यहाँ हो जाएगा इतना, 0 से 0, यानी हो जाएगा यहाँ पे कितना, 2, सॉरी 6, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 डिग्री का बनेगा। यानी आंसर हो जाएगा 60 बटे इतना हो, इतना हो जाएगा 6 डिग्री का। यानी 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा घूमा गया कोण कितना हो जाएगा, ये 60 मिनट का एंगल होगा 360 के बराबर, तो 1 मिनट का एंगल कितना हो जाएगा, 6 डिग्री बनेगा। 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 6 डिग्री बनाएगी। तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी, तो 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया हुआ कोण कितना होगा, जल्दी बताओ। 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बना हुआ कोण कितना होगा, जल्दी बताइए, बताओ। 1 घंटे में आपको पता है 1 घंटे में कितनी होती है, 3600 सेकंड होती है। जब 1 मिनट में अगर 60 सेकंड है तो 1 मिनट में 60 सेकंड कवर की इसने, 60 सेकंड को ऐसे दर्शाते, तो 1 सेकंड का जो 1 मिनट का तुम्हें पता है 60 सेकंड की, तो 1 सेकंड में कितना बना रही होगी, 6 डिग्री बना रही होगी। तो 1 सेकंड में 6 डिग्री बनाएगी, तो 60 सेकंड में कितना बनाएगी, 360 बनाएगी। 60 सेकंड में 360 बनाएगी, तो 60 मिनट में कितना बनाएगी, आपको पता है। अगर मैं इस सेकंड को लिख सकता हूँ कितना, मिनट में लिखना है तो कितना होगा, आपको पता है 1 मिनट बराबर 36 सेकंड होती है, वो 60 सेकंड होती हैं। तो 60 मिनट बराबर कितने होंगे, 3600 सेकंड होंगे, कितने होंगे, 3600 सेकंड होंगे, राइट। बात समझना, 3600 सेकंड होंगे, मेरी बात समझना, मैंने क्या समझाया अभी।
एक मिनट की सुई द्वारा घुमाया हुआ कोण, तो पूरा अपने 1 मिनट पूरा कंप्लीट होगा, तो सेकंड वाली सुई घूमी होगी पूरी सेकंड वाली, यानी 60 सेकंड कंप्लीट किए होंगे। 60 सेकंड की वैल्यू डिग्री में कितनी होगी, 60 सेकंड की वैल्यू होगी सर 360, तो 360 को भाग देंगे तो 1 सेकंड की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 6 डिग्री आ गई। 6 डिग्री आगे नहीं आ गई, यानी अर्थात अगर 1 मिनट में पूरा कंप्लीट किया गया डिग्री कितना होगा 6 सेकंड होगा, यानी 1 सेकंड में 6 डिग्री कर रही है। तो पूरी अगर मिनट वाली सुई कंप्लीट करती तो 60 सेकंड चलेगी, 60 सेकंड चलने का मतलब उसने 360 डिग्री चला होगा, राइट। अगर 1 सेकंड की वैल्यू चाहिए तो मुझे 6 डिग्री मेरे पास निकल कर आ गई। अगर मैं वास्तव में अगर मैं कहता हूँ 1 मिनट में, तो 1 मिनट में मेरी कितनी होती है 60 सेकंड होती है, लेकिन मैं कहता हूँ 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी होती है 3600 सेकंड होती है। कितनी होती है 3600 सेकंड होती है, राइट, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। मुझसे पूछा गया कि 1 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटे में तय किया गया एंगल कितना होगा, तो मैं कह रहा था बड़ा प्यार से क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता होगा, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता होगा, बताइए आप। यानी 3600 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। आप बताओ कैसे निकालोगे आप, तो 360 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 360 बटे 12 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताओ, आप इस चीज़ का क्यों का आंसर दीजिए, क्यों का आंसर दीजिए। तो आप यहाँ पे पता है आपको निकालना है, तो कितना होगा 360 बटे 60, तो कितना होगा 0 से 0, नहीं, आपको निकालना है तो 1 घंटे बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे कितना हो जाएगा 12, तो 12 से हो जाएगा 30 डिग्री, यानी 1 घंटे में कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री बनाएगा। 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घुमाया हुआ कोण कितना होगा 360। आपको पता है कि एक्चुअली में भाई मेरी वैल्यू है वो कितनी है, आपको ये समझना है कि भाई 1 घंटे में यानी 1 मिनट की पूरी सुई घूमी होगी, यानी मिनट वाली पूरी सुई कंप्लीट चक्कर लगा गई होगी। कितने चक्कर लगाए होंगे 60 चक्कर लगाए होंगे। कितने लगाएंगे 60 चक्कर लगाए होंगे, यानी 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है यार, ठीक है। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 1 मिनट में होती है बेटा आपकी 60 सेकंड होती हैं। यानी अगर आप बात करोगे तो यानी आप एक बात करोगे तो यहाँ पे तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाती हैं, राइट। हो जाती नहीं हो जाती, आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाती है। 3600 सेकंड हो जाती नहीं हो जाती, आप कहोगे सर बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो बस मैंने कहा ठीक है, अगर आप अच्छा कौन दे पाएगा ये 12 कैसे आया, कोई आंसर बता पाएगा। तो मेरी बात समझना, घंटे की सुई तुम्हें पता है कि घंटे की सुई मान लो यहाँ पे थी, 1 बज रहा था 1, तो यहाँ से कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक चलने में, तो यानी मिनट की सुई तो पूरी घूम होगी, लेकिन चलने में कितना चला होगा उसने 12 का गैप किया होगा। कितना किया होगा, यानी 1 सेकंड में आपको 6 डिग्री चल रहा है, तो आपको पता है यहाँ कितना चला आपने 60 मिनट चला, यानी 1 घंटा पूरा कंप्लीट किया। तो यानी आपको पता आपने 1 से 2 पर आए तो आपके पास एंगल जो हुआ वो कितना हुआ यहाँ पे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे ये समझना कि जब भी 1 घंटे की सुई अगर निकालना तो 360 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 30 डिग्री बनेगा। और अगर वो ये कहता है 1 घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे की सुई द्वारा घुमा हुआ कोण कितना होगा, हमेशा 30 डिग्री होगा। उसी प्रकार से आपको पता है कि अगर ये कहते हैं हम कि 1 मिनट में 1 घंटे की सुई द्वारा घुमाया हुआ कोण कितना होता है, वो हमेशा 1/2 होता है। 1 घंटे में या 1 मिनट में 1 घंटे की सुई द्वारा घुमा हुआ कोण कितना होता है, 1 मिनट में 1 घंटे की सुई द्वारा घुमा हुआ कोण कितना होता है, वो होता है आपका 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 होता है, राइट। और वैसे कितना होता है आपका, और 1 घंटे में 1 घंटे की सुई द्वारा बना हुआ कोण कितना होता है 30 डिग्री। और 1 मिनट की सुई द्वारा घुमा हुआ कोण कितना होता है आपका 6 डिग्री होता है। क्लियर है, कितना होता है 6 डिग्री होता है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना, ठीक है, ये हमारी काम की चीज़ें हैं। क्लियर है। तो अब मेरी बात, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे। मैंने बेसिकली इसमें अभी और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक्सरसाइज करेंगे। अभी के लिए इंट्रोडक्शन दिया आपको, एंड नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ रहा हूँ मैं जल्दी ही आपके लिए, मतलब नेक्स्ट कल ही होगा। तो जो है आपका अभी इंट्रोडक्शन पढ़िए, उसके बाद हम चलते हैं कितने पे 12.2 पर।